हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स द फंडा। जैसा कि कल आपसे प्रॉमिस किया था कि सेकंड पार्ट के साथ जल्द मिलेंगे, सो आज फिर से आए हैं सेकंड पार्ट लेके। जैसा फर्स्ट पार्ट में हमने 3 चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर लिए थे, रियल नंबर्स, सेकंड पॉलिनोमियल, थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आई होप सबने उसे अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। आज हम तैयार हैं नेक्स्ट 3 चैप्टर्स लेके। आज मैं आपको देने वाली हूं एक नहीं, एक के साथ एक और वीडियो, राइट। पहले आप शुरू करिए ये 3 चैप्टर्स, देखिए जल्द ही मिलेगा एक और नया पार्ट, राइट। तो पहला सेकंड पार्ट में हम लेके चल रहे हैं 3 चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जो नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक तो बनता ही है। इतनी मेहनत हम कर रहे हैं आपके लिए, तो आप तो एक लाइक दे ही सकते हैं। तो चलिए आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हम शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। Quadratic equations is very important chapter for our board syllabus, right? I am taking all the topics according to the new syllabus, which is actually जो कि दिया गया था 2022 एंड 23 ईयर के लिए, राइट। तो हम केवल वही टॉपिक्स कवर कर रहे हैं जो हमारे इस नए सिलेबस यानी इस ईयर के लिए सब्सक्राइब है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वो ही हम जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं बस उन्हीं को हम लेके चलेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहली चीज यू शुड नो कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, किसमें, पॉलिनोमियल चैप्टर में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा जा सकता है आपसे किसमें, एमसीक्यूज में, राइट। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, राइट। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या मैं a को 0 कर सकती हूं यहाँ पे? क्या a 0 हो सकता है? अरे भाई, अगर a को 0 कर देंगे तो x² तो 0 हो गया। नाउ इट विल बी bx प्लस c, डिग्री बन जाएगी 1, तो ये तो लीनियर इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक तो रहा ही नहीं। इट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर दिस इक्वेशन दैट a कैन नॉट बी 0। तो ये आपको एमसीक्यू में मिल सकता है, as this is the basic, right? Secondly, you can get the question from this chapter कि भाई जैसे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या मिलता है हमको? ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, राइट। इसी तरह से अगर हम किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? क्या ऐसी फिगर है, उसको हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट फिगर? क्या मिलेगा हमें वो ग्राफ? दैट ग्राफ विल बी पैराबोला। पैराबोला इज द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। अब ये पैराबोला की शेप क्या होती है? या तो ये पैराबोला ऐसा होता है, नहीं तो ये पैराबोला ऐसा होगा आपका। भाई ऐसा भी हो सकता है कि अपवर्ड हो जा रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि डाउनवर्ड हो आपका ये पैराबोला। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों पैराबोला होंगे अगर हमारे पास, तो भाई कंडीशन कुछ तो डिफरेंट होगी। तो वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि भाई हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टर्म पे बेस्ड होता है पूरा, ax²। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पैराबोला का लेना देना भी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू दिस टर्म ओनली, ax²। सो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x²? दिस इज a। इसका मतलब अगर आपकी a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव। भाई आपको इक्वेशन मिल गई 5x² प्लस 3x प्लस 9 एंड समथिंग एल्स लाइक दैट, तो a क्या है आपका? a इज पॉजिटिव वैल्यू 5 है, बट ये भी तो हो सकता है कि -5 हो जाए, कोफिशिएंट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। तो अगर आपकी वैल्यू a लेस देन 0 हो जाती है तो आपको मिलेगा डाउनवर्ड पैराबोला। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म, a cannot be 0, graph will be parabola, these parabolas can be upward and downward. Upward parabola will be if a is greater than 0 means positive, downward parabola will be if
a is less than 0. So this is very very important for standard and basic both, क्योंकि ये इस चैप्टर का बेसिक पार्ट है, राइट? तो ये आपको लर्न कर लेना है. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. वो क्या है हमारा? वो है सोल्यूशन. भाई अगर हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दी हुई है तो हम उससे सोल्यूशन रूट्स कैसे फाइंड करेंगे उसकी, राइट? तो वो फाइंड करने के लिए आपके पास दो मेथड होते हैं. अब वो मेथड्स क्या हैं? या तो आप फैक्टराइज करिए. भाई सिंपल हमने क्वेश्चंस किए हुए हैं ना कि हमारे पास हो गया ये आपको मैंने दे दिया एक इक्वेशन इक्वल टू 0 कर देते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं इसको. क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई हैव रिटन हियर. आपको क्या करना है? इसको फैक्टराइज करना है. आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो x की वैल्यू फाइंड करनी है मतलब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं. तो वी कैन फाइंड द रूट्स बाय टू मेथड्स. दो मेथड ऐसे हैं, एक फैक्टराइजेशन का, दूसरा हमारा रूट कैसे फाइंड करेंगे हम? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से. तो पहले हम करते हैं किससे फाइंड करें? फर्स्ट वे विल डू बाय फैक्टराइजेशन. अब देखिए ये सिंपल वाले फैक्टराइजेशन आई नो सबको आते होंगे क्योंकि क्लास 9 में भी किया है, क्लास 8 में भी किया है, 7 से आई थिंक कर रहे हैं हम लोग. तो ये सिंपल वाले तो सब लोग कर लेते हैं. तो जो मेरे पास एक रिक्वेस्ट थी जो आज मैं मॉर्निंग से सॉल्व कर रही हूं अपने व्हाट्सएप के थ्रू, अपने बाकी मेथड्स के थ्रू, कि मैम रूट्स वाले कैसे हम सॉल्व करेंगे. एंड बेसिकली अभी शाम के टाइम एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, तो वही एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करती हूँ. दैट एग्जाम्पल इज दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3x square plus 2 root 5x minus 5 equals to 0. ये इक्वेशन उस बच्चे ने मुझे दी और मुझसे कहा कि मैम प्लीज ये मुझे बता दीजिए कि रूट कैसे निकालें. फैक्टराइजेशन से लिखा हुआ है ये, मैं इजीली क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर पा रहा हूं, लेकिन ये फैक्टराइजेशन से मैं कैसे करूं? रूट तो कहीं से मिल ही नहीं रहा है मुझे साइड से. और भाई हम फैक्टराइज करते हैं मतलब हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. इट मीन्स कि हम ये जो साइड में दो है नंबर्स हमारे पास, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट, इन दोनों को इस तरह से यूज करें कि उन्हें ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके ये बीच वाला आपको कोफिशिएंट मिलना चाहिए, सेंटर वाला, मिडिल. दैट इज व्हाई वी से स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, राइट? अब हमें मिडिल टर्म में तो रूट 5 चाहिए. तो हाउ विल वी गेट रूट 5? रूट 5 कहां से लाए? तो सबसे पहला काम है कि या तो 3 या फिर 5, दोनों में से एक नंबर 100% रूट 5 में कन्वर्ट हो सकता होगा. यस भाई, हम 5 को क्या लिख सकते हैं? हम 5 को लिख सकते हैं रूट 5 इंटू रूट 5. सबको पता है रूट 5 इंटू 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2. 3 को हम लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3. तो 5 को हम लिख सकते हैं रूट 5 इंटू रूट 5. भाई एक काम तो हमें हो गया कि हमने 5 को रूट 5 इंटू रूट 5 लिख दिया. अब हम 3 को क्या लिखें? 3 किस किस के टेबल में आता है? 1 या 3. तो 3 को मैं लिख देती हूं 3 1 3. फाइन, ऊपर नीचे लिख दिया. अब आप इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करिए. आपको मिल गया 3 रूट 5 और यहां इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन आपको मिली 1 रूट 5 यानी रूट 5. ये जो दो नंबर आपको यहां मिले हैं इनको चेक करिए, क्या इन दोनों को ऐड या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से मुझे ये बीच वाला नंबर मिल रहा है? यस, मिल रहा है. नहीं मिलेगा तो हम भाई 3 5 इनको चेक करेंगे, कहीं किसी और टेबल में तो नहीं आते हैं, बट ऐसा नहीं है. अब ध्यान से देखिए, 3 रूट 5 माइनस 1 रूट 5 यू विल गेट 2 रूट 5. इसका मतलब मेरे लिए क्वेश्चन इजी हो गया. अब मैं क्या लिख सकती हूं? 2 रूट 5 की जगह, 2 रूट 5 की जगह मैं लिखूंगी 3 रूट 5 माइनस 1 रूट 5 x माइनस 5 इक्वल टू 0. और ये यहाँ 1 लिखना जरूरी नहीं है, ये दैट इज ओनली फॉर योर एक्सप्लेनेशन, मतलब आपको समझ में आ जाए इसलिए मैंने लिखा है. नाउ यू कैन ओपन द ब्रैकेट, ब्रैकेट खोल दीजिए. यू विल गेट 3 रूट 5x माइनस रूट 5x माइनस 5 इक्वल टू 0. अब भाई यहां तक तो कर लिया है, आगे कैसे करें? अब उस बच्चे को मैंने कहा ये आगे आपको समझ में है, अब आप इसको
फैक्टर डाल दो बेटा, इसमें सॉल्व करो। सॉल्व किया, अब मैम कॉमन कैसे लें? कॉमन लेके तो दोनों साइड ब्रैकेट सेम आने चाहिए, तो उसके लिए भी तो बताइए। तो लीजिए, एक फिर इंट मिलता है आपको, एक बेटर टिप, आपको ट्रिक बता देते हैं। दैट ट्रिक इज कि पहले आप या तो इन दोनों में से या इन दोनों में से जिसमें से भी आप पहले इजीली कॉमन ले पा रहे हैं आप ले लीजिए। जरूरी तो नहीं है ना कि हम पहले इसी में से कॉमन लें। भाई आपको लग रहा है आप इसमें से इजी कॉमन ले सकते हैं, तो आप सेकंड 2 टर्म्स में से कॉमन लीजिए। तो हम क्या करेंगे, हमको तो लग रहा है फर्स्ट वाले में से हमें 3 कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, तो मैं फर्स्ट में से ही कॉमन ले लेती हूँ। तो हमने ले लिया। ये ट्रिक आपके लिए है, ध्यान से सुनिए। तो मैंने फर्स्ट 2 में से 3x कॉमन लिया, बचा क्या? x प्लस √5। 3x कॉमन लेते, यहां से x, यहां से 3x कॉमन लेने के बाद बचता है √5। अब भाई हमको पता है कॉमन लेने के बाद इधर जो चीज आई है वही चीज वहां भी आनी है, तो उसे पहले से ही क्यों नहीं लिखते हम? तो ठीक है, हम लिख देते हैं कि भाई आना तो यही है, कॉमन लेने के बाद लाना ही पड़ेगा ये। तो ये ही अगर आना है तो इन दोनों में से मैं ऐसा क्या कॉमन लूं कि ये बन जाए? तो ये तो बहुत इजी हो गया ना। देखो ध्यान से देखो, यहां पर पहले सबसे पहले चेक करना चाहिए साइन। देखिए x की वैल्यू यहां माइनस में, यहां x की वैल्यू प्लस में, यहां ये माइनस में, बट यहां ये प्लस में। साइन तो चेंज हो रहा है, और साइन चेंज हो रहा है मतलब माइनस साइन कॉमन आ गया। जब भी साइन चेंज, माइनस बाहर। ठीक, अब देखते हैं भाई x आया अकेले, लेकिन यहां तो x के साथ √5 लिखा हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ? √5 कहां चला गया? बाहर। कुछ नहीं सोचना है, बस लिख दीजिए √5। आगे चेक करें, जरूरत ही नहीं है भाई। हमने पहली टर्म को सेटिस्फाई कर दिया, दूसरी टर्म को चेक करने की जरूरत नहीं है। वो 100% आपका मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको लग रहा है कि मैम ऐसी बात कह रही है, तो देखिए जो चीज कॉमन लेते हैं उसका मतलब होता है उसको डिवाइड किया है हमने। यानी 5 में से अगर मैं √5 कॉमन ले रही हूं, यानी 5 में से मैंने √5 को क्या कर दिया? निकाल लिया है बाहर, यानी डिवाइड किया है उसको। नीचे कभी भी रूट में कोई वैल्यू होती है, हम उसको क्या करते हैं? रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करके ये क्या बनेगा? 5√5/5। लीजिए 5 से 5 कटा, बचा क्या? √5। तो आपको अपना टाइम वेस्ट क्यों करना है? नो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो हमें पता चल गया x अकेले यहां रहना है, तो हम क्या बाहर निकालेंगे? √5। कॉमन हो गया, इजी। अब हमारा आंसर आ गया 3x minus √5 एंड ऑल्सो x प्लस √5 इक्वल टू 0। और अब आप इसको सॉल्व करके x की 2 वैल्यूज निकाल लीजिए। 3x माइनस √5 इक्वल टू 0 एंड x प्लस √5 इक्वल टू 0 अलग अलग लेके यू कैन इजीली गेट द वैल्यूज। सी, ये जो वीडियो आपका मैं बना रही हूं, दिस इज ओनली फॉर योर रिविजन। ये प्रॉपर आपका क्लास नहीं चल रहा है, तो हम इसके लिए बहुत टाइम नहीं ले सकते। आपको मुझे थोड़े से ट्रिक्स बताने हैं, थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने हैं, और आपको थोड़ा गाइड करना है, जिससे आपका पेपर एकदम 100% हो जाए। राइट? तो इसके आगे आप सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। भाई ये जो वैल्यूज हमें यहां से मिलेंगी, ये वैल्यूज क्या कहलाती हैं? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये कहलाते हैं रूट्स। राइट? ये हो गए उसके रूट्स। ओके, चलो निकाल ही लेते हैं। अगर मैं सॉल्व करूंगी तो मुझे x की यहां से 2 वैल्यूज मिलेंगी। एक वैल्यू मिलेगी मुझे यहां से √5/3 एंड दूसरी वैल्यू मुझे यहां से मिलेगी माइनस का √5। ठीक है, तो रूट्स किसी भी, कल मैंने पॉलिनोमियल चैप्टर में देखिए एक चीज रिवाइज कराई थी आपको, कि आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन मिल सकता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हो सकते हैं, यानी कितने रूट्स हो सकते हैं। भाई कितने जीरोज हो सकते हैं? हमने कल बात की थी कि हमें 2 भी हो सकते हैं, लेकिन उससे कम भी तो हो सकते हैं भाई। अगर हम कोई होल स्क्वायर वाली मान लीजिए वो हमारे पास आंसर आ जाए लास्ट में x -1 x -1, तो हमारे पास x की तो दोनों वैल्यूज 1 और 1 ही आ गई ना। अगर मैं उसे ग्राफ पे प्लॉट करूंगी तो 1 तो एक ही पॉइंट हुआ, तो दिस इज एक, यानी 1 एक ही वैल्यू है, तो यानी हमारे पास एक ही 0 मिला। तो जरूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 ही जीरोज होंगे, 2 भी हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं। तो हमने कल बोला था एट मोस्ट 2 जीरोज। राइट? तो हम उन जीरोज को एक्चुअल में क्या लेके चलते हैं? हम उन जीरोज को लेके चलते हैं
अकॉर्डिंग टू आवर चैप्टर अल्फा एंड बीटा। और आपके यहाँ केवल हम पढ़ रहे हैं रियल रूट्स, हम लोग इमेजिनरी रूट्स नहीं पढ़ रहे हैं। इमेजिनरी रूट्स कहाँ हैं? इमेजिनरी रूट्स आप पढ़ेंगे क्लास 11th में, अगर आप लेंगे मैथ्स, राइट। तो अभी हम करते हैं इसके रूट्स के बारे में बात। ओके, तो ये रूट्स हम निकालेंगे। तो ये रूट्स कैसे होंगे? अभी मैंने बोला हमारे सिलेबस में है ही रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो आपके पास जो क्वेश्चन, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये हम कह रहे हैं बिल्कुल मिलेगा आपको, कि आपको ये निकालना होगा कि क्या नेचर है उसका, उस पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दिया है उसके रूट्स का क्या नेचर है। नेचर मतलब कि रूट्स रियल हैं कि नहीं है रियल, या नो रियल रूट, इमेजिनरी रूट्स हैं। तो उसको निकालने से पहले मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लिख देती हूँ, जिससे कि हमारा रूट्स फाइंड करने वाली बात पूरी हो जाती है। तो इफ माई इक्वेशन इज इन एक्स, तो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर लिखती हूँ, दैट इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं हम। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला भी यही है। पता चला वहां सोच रहे हैं ये क्या आ गया है, भाई सीबीएसई कुछ भी लिख सकता है, उसमें पेपर में कुछ भी मिल सकता है तो वही चीज ना। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर b क्या है? b इज द कोफिशिएंट ऑफ x। a क्या है? a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। c क्या है? c इज द कांस्टेंट, c कांस्टेंट है, राइट। अब हम बात करते हैं कि d, एक हम इसमें पढ़े हैं, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, अभी तो रिवीजन चल रहा है ना। हमने d पढ़ा था। d क्या चीज होती थी? d होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट ये होता है d। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में मिल सकता है एमसीक्यू में, कि आपको एक इक्वेशन दी हो एंड देन दे से कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। अब क्या है, बच्चे को डिस्क्रिमिनेंट नहीं समझ में आता है कि ये क्या चीज थी, ये d है, ठीक है। तो वो क्या चीज है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। और यही d हमारा क्वेश्चन को बताता है, हमारे क्वेश्चन को देख के ये बता देता है कि इसके कैसे रूट्स मिलेंगे हमें, रियल रूट्स मिलने वाले हैं कि नहीं मिलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये d कहाँ लिखा हुआ है हमारा, स्क्वायर रूट के अंदर। अब आप लोग सोचोगे अगर स्क्वायर रूट में लिखा है तो उससे क्या मतलब है रियल और नो रियल रूट्स का। अब देखिए, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे देती हूं, अगर मैं आपसे कहती हूं m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, m की वैल्यू निकालनी है हमको। तो हमने क्या किया, m इक्वल्स टू, स्क्वायर हटाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है उधर स्क्वायर रूट चला जाएगा, ये सबको ही पता है। यानी m स्क्वायर इक्वल्स टू 4, m उधर ले गए, 4 आ गया, और हमने उसकी वैल्यू निकाल दी 2, जबकि स्क्वायर रूट की दो वैल्यूज आती हैं, एक प्लस में आती है, एक माइनस में। ओके, अब मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा मैं चेंज कर देती हूँ, थोड़ा सा चेंज नहीं, इसी क्वेश्चन को हम समझेंगे कि मैं क्या समझाना चाह रही हूं। आप ये बताइए, ये जो 4 है ये कब आया? 4 क्या चीज है भाई? हमें ये जो 4 मिला है ये m स्क्वायर की वैल्यू मिली है, यानी किसी चीज का ये क्या है, स्क्वायर है। किसी चीज का ये क्या है, स्क्वायर। किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है, सीधी सी बात है भाई। 4 क्या है? 2 का स्क्वायर है ना। तो जो नंबर किसी चीज का स्क्वायर है तभी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, स्क्वायर हटा के। तो ये बता दीजिए मुझे बस कि किसी भी चीज का स्क्वायर हम करते हैं, अगर वो अंदर माइनस में है तब भी आंसर क्या आएगा, और अगर वो वैल्यू जिसका स्क्वायर कर रहे हैं पॉजिटिव है तब आंसर क्या आएगा? अरे दोनों केस में आंसर पॉजिटिव ही आने वाला है, चाहे वो वैल्यू माइनस में हो चाहे वो वैल्यू प्लस में हो। इसका मतलब स्क्वायर किसी भी चीज का कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो फिर स्क्वायर रूट कैसे नेगेटिव हो जाएगा? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता मतलब वो क्या है? इमेजिनरी है, रियल नहीं है वो, राइट। तो आपको यही याद रखना है। मीन्स अब हम कैसे पता लगाएंगे कि ये आपका रियल है या रियल नहीं है?
यानी कि इमेजिनरी है। तो हम फाइंड करेंगे जो भी आपको इक्वेशन दी हुई होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले आप d की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर d आपका क्या आ जाता है पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0, कैसे रूट्स होंगे उसके? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। ओके, अगर हमारे पास आ जाता है d इक्वल्स टू 0, तो कैसे रूट्स होंगे भाई? d ग्रेटर देन 0, ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो ठीक है, हम उसका स्क्वायर रूट निकाल ही लेंगे। हमें कैसे दो आंसर मिल जाएंगे, एक प्लस माइनस करके दो आंसर मिल ही जाएंगे ना हमको। तो 2 डिस्टिंक्ट रूट मिल गए। अब अगर b 0 हो गया, ये 0, तो स्क्वायर रूट 0, तो बचा क्या? माइनस b अपॉन 2a, एक ही वैल्यू मिलेगी। यानी हमें दोनों के दोनों रूट्स कैसे मिलेंगे? इक्वल मिलने वाले हैं। मतलब d जब भी 0 होगा हमें कैसे रूट्स मिलेंगे? रियल एंड इक्वल रूट्स। फाइन। लेकिन अगर d लेस देन 0 हो जाएगा तो नो रियल रूट यानी इमेजिनरी रूट। तो आपको डायरेक्ट बस यही आंसर लिखना है और आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। कैसे मिल सकता है? या तो आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए नेचर ऑफ द रूट्स, या वो आपको जो मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन देते हैं पेपर में, वो क्वेश्चन क्या आता है कि उन्होंने क्या किया कि आपको सपोज मेरा यही वाला, अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करती हूं और मैंने यहां 3 की जगह क्या किया? k लगा दिया, राइट? अब मैं कह देती हूं, या कोई और इक्वेशन ले ली सपोज जिसके दो रियल रूट्स, दो इक्वल रूट्स आ रहे हैं, उसके आगे मैंने k लगा दिया। अब मैंने इक्वल रूट्स वाला क्वेश्चन क्योंकि ज्यादा पूछा जाता है तो वही डिस्कस कर लेते हैं कि आपकी एक ऐसी इक्वेशन उन्होंने लिखी, उसमें या तो a की जगह कोई अननोन नंबर वेरिएबल लिखा है, या b की जगह लिखा होगा, या c की जगह लिखा होगा, या दो जगह लिखा होगा। और वो कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। अरे भाई वो कह रहे हैं इक्वल है, तो हमें ये पता चल गया इक्वल कब होते हैं रूट्स? जब d क्या होता है? 0। इट मीन्स हमें ये समझ में आ गया भाई यही वाली कंडीशन लगानी है, क्योंकि वो कह रहे हैं रूट्स इक्वल है, तो हम सीधी सी बात है रूट्स इक्वल मतलब d इक्वल टू 0, और d इक्वल टू 0 का मतलब होता है b स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल टू 0। b की वैल्यू डालिए, a की वैल्यू डालिए, c की वैल्यू डालिए, आपको k निकालना था। यू कैन फाइंड k इजीली, और ये क्वेश्चन आपको मिलना चाहिए एग्जाम में, राइट? तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिए, क्योंकि मैं फिर से कह रही हूं रिवीजन हम लोग शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं, क्विक रिवीजन कर रहे हैं। आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनमें से आपको प्रॉब्लम्स, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स मिलेंगी ही मिलेंगी एग्जाम में, क्वेश्चंस हैं, राइट? तो वो आपको करके रखना ही रखना है, तो उसकी आप प्रैक्टिस करिए। बाकी ये आपका हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ठीक है, तो फर्स्ट हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कंप्लीट कर लिया है। अब हम शुरू करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। भाई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट में कह देते हैं एपी। तो एपी क्या है? अब ये एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये एक सीरीज है। क्या सीरीज? सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस किस चीज का है? नंबर्स का। भाई अगर हम कुछ नंबर्स को किसी एक स्पेशल अरेंजमेंट में उनको लगा के रखें, कोई भी अरेंजमेंट हो सकता है भाई, हम नंबर में लेके, तो वो स्पेशल अरेंजमेंट में जो नंबर्स लिखे जाते हैं वो कहलाता है सीक्वेंस। तो अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सीक्वेंस पूरा रिवाइज करें भाई, हमारे यहाँ आना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, तो उसी की टर्म्स हम लेके चलते हैं। बस इतना पता होना चाहिए एपी क्या है। एपी इज अ सीक्वेंस। और सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस होता है नंबर्स को जब हम एक किसी अरेंजमेंट में, पर्टिकुलर अरेंजमेंट में लगा के रखते हैं। अब वो अरेंजमेंट कैसा भी हो सकता है। कैसा? कि हमने एक नंबर का, जैसे हमने 1 का स्क्वायर किया उसमें 1 ऐड कर दिया, 2 का स्क्वायर किया उसमें 1 ऐड कर दिया, 3 का स्क्वायर किया उसमें 1 ऐड। भाई कॉम्पिटिशन्स वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो होता है आपका सीक्वेंस, राइट? तो हम लोग कर रहे हैं एपी। एपी क्या है? अब वो सीक्वेंस जिसमें कोई डेफिनेट टाइप का अरेंजमेंट होता होगा। वो अरेंजमेंट क्या है? कि हम हर नंबर में एक ऐसा नंबर यानी कॉमन एक सेम नंबर या तो ऐड होता चला जाता है प्रीवियस वाली टर्म में, या सब्ट्रैक्ट होता चला जाता है। मतलब कि अगर हम कहते हैं कि मैंने फर्स्ट टर्म ली 2, राइट? फर्स्ट टर्म 2, इसमें हमने प्लस किया 3, क्या मिलेगा? 5। 5 में मैंने प्लस कर दिया 3, क्या मिलेगा? 8, राइट? तो ये हमें जो टर्म्स मिलती चली जाएंगी,
3 प्लस करते करते तो वो क्या होती हैं, वो हमारी क्या बनाएगी, एक सीरीज बन जाएगी, एंड द सीरीज इज कॉल्ड इन एपी। अब आपको पहला क्वेश्चन जो मिल जाता है और जो मिलना चाहिए वो है कि आपको कोई सीरीज दे दी जाएगी और वो पूछ लेंगे आपसे, इज द गिवन सीरीज आर द गिवन नंबर्स या गिवन टर्म्स इन एपी। अब वो कह रहे हैं आर द गिवन टर्म्स इन एपी, मतलब जो नंबर्स आपको मिले हैं या जो आपको टर्म्स मिली हुई हैं वो एपी में है या नहीं है। तो एपी में अगर वो होंगे तो देखिए, ध्यान से देखिए, अगर मैं 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, आपको क्या मिल रहा है, 3। ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिए। अब अगर मैं ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेती हूँ तो सेकंड नंबर अगेन, यानी सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अगर मैं करती हूँ, अगेन आई एम गेटिंग 3। इसका मतलब सेम नंबर मिल रहा है, जो ये नंबर क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड कॉमन फैक्टर। भाई ये तो कॉमन है इसमें, राइट। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से। ये कॉमन है, ठीक। तो ये कॉमन हो गया हमारा, जो उसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। बेसिकली आपको क्योंकि फॉर्मूला यूज करने आपको ये पता होना चाहिए कि डी क्या होता है, ए क्या होता है, क्योंकि हम केवल रिवीजन कर रहे हैं, राइट। तो ये आपको 3 मिला, यानी हमें ये पता चल गया कि कभी भी अगर हमारे साथ ये होता है कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं और क्वेश्चन में हमें लग रहा है कि हमें ये बताना है कि जो गिवन सीरीज है, ये गिवन सीक्वेंस है, वो एपी में है या नहीं है, तो बस सीधी सी बात है, ये डिफरेंस निकाल देना हमें। और अगर ये डिफरेंट कॉमन है, यानी कॉमन डिफरेंस अगर हमें मिल रहा है, तो वो क्या है, एपी है। तो ये डी हमारा होता है कॉमन, यहीं पर लिख देते हैं, दिस इज कॉमन डिफरेंस। फाइन। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, उनमें सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना होता है। फाइन। अब हम आते हैं कि अगर हम ये कहते हैं, भाई आपके सिलेबस में ये भी लिखा हुआ है डेरिवेशन, तो ऐसा भी हो सकता है कि डेरिवेशन पूछ लिया जाए। लेकिन डेरिवेशन अगर वो पूछेंगे तो आपसे nth टर्म का डेरिवेशन पूछ सकते हैं। आपके पास फॉर्मूला आपने ये याद किया होगा, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए, ये फॉर्मूले का डेरिवेशन अगर वो कह दें कि ये कहां से आया, इसको डिराइव करके दिखाओ, तो भाई सिंपल सी चीजें याद कर लो। लेकिन पहले ये समझ लें कि ए क्या है, ये एन क्या है, भाई ये तो पता चल जाए। डी तो हमें पता चल गया कॉमन डिफरेंस है। तो ए इज द फर्स्ट टर्म ऑफ दैट सीरीज। जो पहली टर्म है वो है ए एन। यहां हमने ए एन लिखा, यानी अगर मैं एन की जगह 1 कोई भी नंबर डाल देती हूँ, एन की जगह मैंने 1 डाला, यानी A1 पहली टर्म, 2 डाल दिया A2 सेकेंड टर्म, 3 डाल दिया थर्ड टर्म, 4 डाल दिया फोर्थ टर्म, n डाल दिया तो nth टर्म। यानी इसका मतलब उस सीरीज की एक पर्टिकुलर टर्म ये हो गई आपकी। तो ये आपका फॉर्मूला होता है जनरल टर्म का। फाइन। अब ये कैसे मिलता है कि अगर हम कह दें लेट A1 A2 A3 AN आर इन एपी, आप कहेंगे कि ये सारी टर्म्स क्या है, एपी में है, ठीक है। और हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या डेफिनेशन बताई थी एपी की, कि पहली टर्म हमको मिल जाए तो उसमें आप डी को प्लस करते जाइए, आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाती है। अब डी जरूरी नहीं है प्लस में ही हो, डी माइनस में भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक। तो अगर मैं A1 फर्स्ट टर्म को मैंने ए ले लिया, तो सेकेंड टर्म क्या होगी, उसकी क्या होगी, A1 को मैंने ऐसे करके आपको मैं इसी तरह से लिख के दिखा रही हूं। यू कैन राइट इट लाइक दिस, ओके। मैं आई एम राइटिंग हियर ऐसे। A1 को हमने ले लिया A, तो A2 क्या हो जाएगा, A प्लस डी, कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाएगा। A3 क्या हो जाएगा, अब सेकंड वाली टर्म जो आई है उसमें फिर डी ऐड कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, A प्लस 2D, सो ऑन, यानी चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, डॉट डॉट डॉट। हमें निकालनी है जनरल टर्म, यानी AN nth टर्म। तो भाई जब हमने फर्स्ट टर्म लिया 1 था यहाँ पे, तो D है ही नहीं, यानी D कितना है, 0, इससे एक कम। जब 2 था तो कितने D हैं, 1, एक कम। जब 3 लिया कितने D हैं, 2, एक कम। तो जब हम n ले रहे हैं तो कितने D होने चाहिए, एक कम। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये आपका है डेरिवेशन फॉर दिस। तो ये मैंने आपको बता दिया इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोग करते नहीं हैं, और आपके सिलेबस में सीबीएसई ने लिखा हुआ है डेरिवेशन।
तो ऐसा ना हो कि आपको डेरिवेशन इस बार मिल जाए, स्पेशली इन स्टैंडर्ड वाले पेपर में डेरिवेशन मिलने की चांसेस हैं, पूरी चांसेस हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे, जहां से हमें क्वेश्चन मिल सकता है। एनसीईआरटी की जितनी भी स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स हैं, आपको ज्यादातर क्वेश्चन वहीं से मिल जाते हैं एग्जाम में, राइट। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स तो कर ही लेने हैं। तो नेक्स्ट हम लेके चलते हैं कि आपने ये ले लिया एन nth टर्म मिल गया। आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन को दे सकते हैं कि भाई उन्होंने एक सीरीज दे दी, कोई भी अपने पास से सीरीज दे दी, मतलब आपको एपी दे दी और अब वो कह दें इस एपी की 17th वाली टर्म निकालो, यानी आपको एन की जगह क्या डाल देना है 17। भाई अगर मैं इसी सीरीज की बात करती हूँ, दिस वन, राइट, तो इसके हिसाब से अगर मैं चलूं और मुझसे कहा जा रहा है 5th वाली टर्म निकालो इसकी, आप ऐसे ही पता लगा लो कि 5th टर्म क्या होगी। अगर 5th टर्म मुझे इसकी निकाली, यानी मुझे एन की जगह क्या रखना पड़ेगा 5, ए क्या हो जाएगा आपका 2, एंड डी क्या है इसका आ रहा था हमारा 3 आया था ना, कैसे 5 - 2 सॉल्व करके दिखाएंगे। अब ये वैल्यूज हम कहाँ डाल देंगे इस फॉर्मूले में, तो आपका बनेगा 5th टर्म, हमको कौन सी टर्म निकालनी है 5th टर्म निकालनी है A5, ए की जगह हम क्या लेंगे 2 प्लस n - 1, n कितना है 5, 5 - 1 विल बी 4, एंड d कितना था 3, तो आपका आ गया 2 + 12 जो कि हो गया 15, राइट, ओ सॉरी 14। तो ये आपका आ गया कितना, ध्यान से देखिए, तो ये क्या हो गया 2 + 12 कितना आ गया आपका 14, यानी आपको 5th वाली टर्म अगर आप चेक करें +3 करिए कितना आएगा, +3 करते 11, एंड +3 करिए क्या आएगा 14, 5th टर्म क्या आ गई हमारी 14 आ गई। तो ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, आपको सिंपल क्वेश्चंस डेफिनेटली मिल सकते हैं, राइट। अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस जो आपको मिल सकते हैं एमसीक्यूज में ही मिल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में मिल सकते हैं। वो क्वेश्चंस क्या होंगे कि अगर मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल इस टाइप का ले लेती हूँ, बॉक्स, 4, 7, बॉक्स, ये क्वेश्चन ले लिया। हमने कहा भाई बॉक्स की वैल्यू बताओ क्या होगी, और ये जितनी भी टर्म्स हैं ये सब किस में है एपी में है। अब अगर ये एपी में है इसका मतलब क्या है कॉमन डिफरेंस सेम है सबका, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन अगर बाई चांस आपको मिल जाते हैं, करने का क्या तरीका है भाई, देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर आपके पास ए मिल गया, आपके पास डी मिल गया, तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। तो पहला काम हमारा यही है भाई, ए निकाल लो, डी निकाल लो अगर मिल जाए तो ए और डी मिल गया तो फिर तो हम कुछ भी निकाल देंगे। तो आते हैं हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में कैसे करें, तो हमें तो फर्स्ट टर्म ही नहीं दी हुई है, या अगर फर्स्ट टर्म दी होती तो आगे हम कैसे शुरू करें। तो बेस्ट होता है जो टर्म्स आपको दी हुई हैं वो देखिए वो कौन सी टर्म्स हैं। तो ये जो 4 है ये कौन सी टर्म है सेकंड टर्म, 7 जो है वो कौन सी टर्म है थर्ड टर्म, राइट। तो सेकंड टर्म का क्या फॉर्मूला होगा, एक कम ना, यानी a + d, यही तो हुआ ना। और सेकंड टर्म हमें कितना दे रखा है, सेकंड टर्म की जगह मैं डाल दूंगी 4, यानी 4 = a + d हो गया। हमने ये बना दी इक्वेशन नंबर 1, फाइन। ये है थर्ड टर्म क्या है हमारी 7, और थर्ड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं a + 2d लिख दिया, ये लो बन गई सेकंड इक्वेशन, बन गई। अरे भाई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तो अभी कल ही किया था ना, एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए, माइनस 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 a कैंसिल, -d इधर माइनस करेंगे क्या आएगा -3, क्या वैल्यू आ गई आपकी d की 3 वैल्यू आ गई। अरे d 3 आ गया, a निकालो, d यहां डाल दो, a मिल जाएगा, a आपको मिल गया, d आपको मिल गया, आप कुछ भी निकाल सकते हो, a निकालना था। ये कौन सी टर्म निकालनी है आपको 4th, 1 2 3 4, 4th टर्म का मतलब क्या होता है a + 3d, 4th टर्म a + 3d, a हमने निकाल लिया, d हमने निकाल लिया, यहां डाल दो आ गया आंसर। यानी कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जो दिया होता है उससे इक्वेशन फ्रेम करिए, और 2 इक्वेशन फ्रेम करने के बाद में आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के उससे a और d की वैल्यूज फाइंड करिए। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में होना चाहिए, ओके। अब होना चाहिए मतलब आपके पास तो एक पेपर तो आने वाला नहीं है, सेट भी काफी सारे हैं, तो किसी सेट में किसी टाइप का क्वेश्चन होगा, किसी सेट में किसी टाइप का क्वेश्चन होगा। इसका मतलब
हर तरह के क्वेश्चन कवर हो ही जाएंगे, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट कि आपको क्वेश्चन एक आ सकता है स्टैंडर्ड वालों के लिए, ये स्पेशली है कि कोई एक सीरीज वो दे दें और आपसे उस सीरीज को देने के बाद कहें कि इसकी मिडिल टर्म निकालें, ठीक है। तो अगर मैं सीरीज लिख देती हूँ, सपोज मैं एक सीरीज ले लेती हूँ 6, 3, 13, 20 सो ऑन एंड लास्ट टर्म इज 216। हमने कहा इस सीरीज की मिडिल वाली टर्म कितनी होगी। अरे भाई मिडिल टर्म तो हम तब निकालेंगे ना जब हमें ये पता हो कि इसमें कितनी टर्म्स हैं, हमें तो पता ही नहीं है। तो सबसे पहला काम हम ये पता लगाएं कि इस एपी में, इस सीरीज में कितनी टर्म है, यानी कितनी मतलब एन निकालना है हमको, एन निकालना है। तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए। ए एन क्या होता है, ए एन इज द लास्ट टर्म 216। ए क्या है आपके पास 6, एन क्या है आपको निकालना है भाई, एक चीज तो कुछ छोड़ेंगे। एंड डी क्या है 13 माइनस 6, राइट। डी विल बी 13 माइनस 6 यानी 7। आपके पास ये है, आपके पास ये है, आपके पास डी है, एन निकालना है, एन आपको मिल जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एन की वैल्यू आएगी 31। सॉल्व करने के बाद जब आपको एन 31 मिला, यानी हमें इस सीरीज में पता है कि 31 टर्म्स हैं और हमें मिडिल वाली टर्म निकालनी है, राइट। तो हम मिडिल वाली टर्म पता तो लगाए कौन सी वाली है। अब अगर ये नंबर इवन मिला है तो सीधी सी बात है मिडिल टर्म कौन सी होगी। सपोज ये 30 ना हो के क्या होता, वो 31 ना हो के 30 होता, तो मिडिल वाली टर्म कौन सी होती, डिवाइडेड बाय 2 कर दो यानी 15th वाली टर्म। तो n इक्वल्स टू 15 यहां रखते और a 15 हम फाइंड कर लेते। लेकिन हमें मिला अब 31, ऑड नंबर है। ऑड नंबर में मिडिल टर्म क्या होगी भाई, 31 तो 2 से डिवाइड होता नहीं, तो अब हम क्या करें, इसमें 1 ऐड कर दें पहले। तो 31 प्लस 1 क्या बनेगा 32, 32 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 16, यानी 16 आप n की जगह रखिए, a की जगह a की वैल्यू रखिए, d की जगह d की वैल्यू रखिए, आपको क्या मिल जाएगी a 16 यानी 16th वाली टर्म जो कि क्या है आपकी मिडिल टर्म है। तो ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं नेक्स्ट कुछ और टिप्स, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें इस चैप्टर से। आपके पास क्वेश्चन डायरेक्ट 3 नंबर्स पे बेस्ड आ सकता है। वो क्वेश्चन दे सकते हैं कि 3 नंबर्स आर इन एपी, मतलब उन्होंने केवल बोल दिया नहीं है आपको लिख के कि वो 3 नंबर है कौन से। तो देखिए करने को तो आप ये भी कर सकते हैं, आपने कह दिया पहला नंबर ए हो गया, दूसरा नंबर ए प्लस डी हो गया, तीसरा नंबर ए प्लस 2 डी हो गया। जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो वर्किंग करनी पड़ेगी इट विल टेक टाइम, बहुत टाइम ले लेगी और आपके पास एग्जाम में लिमिटेड टाइम होता है। तो आपके पास एक ट्रिक है, आपके पास कुछ इसके लिए एक मतलब मेथड है जो आप स्पेसिफिकली अगर याद कर लेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। कि अगर आपको कभी भी, क्योंकि 10th में देखिए ऐसे तो करने के लिए वो 3 नंबर्स 4 नंबर्स 5 नंबर्स पे भी बेस्ड क्वेश्चन दे सकते हैं, बट 10th में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आता भी है तो 3 नंबर्स पे आ सकता है। तो वो 3 नंबर्स जब भी वो बोलेंगे कि 3 नंबर्स इन एपी, आप उन नंबर्स को क्या एज्यूम कर लेंगे 3 नंबर्स इन एपी, इनको क्या लेट करेंगे a माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, इसको आप याद करके जाइएगा। 3 नंबर कभी भी बोल रहे हैं वो और उसके अलावा कुछ नहीं बोल रहे हैं, नंबर दिए भी नहीं है, कंडीशन केवल दे दी है, तो हमें क्या करना है उन 3 नंबर को ले लेना है a माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। और इस तरह के क्वेश्चन में फर्स्ट कंडीशन यही होती है कि सम ऑफ दीज नंबर्स इज, कुछ दे दिया सम, जैसे मैंने कह दिया सम ऑफ दीज 3 नंबर्स इज 15। अब जैसे ही मैं इन तीनों को ऐड करूंगी, देखिए इन तीनों को मैंने ऐड किया तो ये d और d तो कैंसिल हो गया और सम इन तीनों का सपोज करिए मुझे 15 दिया हुआ है, तो देखिए a प्लस ए बचा, 3a इक्वल्स टू 15, तो a की क्या वैल्यू आ गई 5 आ गई ना। तो ये तो हमारा बड़ा इजी हो गया भाई, ये 3 नंबर लेके a मिल गया ना हमको। अब ये तो फर्स्ट कंडीशन 99% यही होती है इन क्वेश्चंस में, ये सम दिया होता है। सेकंड कंडीशन वो कह सकते हैं कि रेशियो ऑफ दिस एंड दिस, कि वो कहते हैं रेशियो ऑफ दिस एंड दिस टू दिस एंड दिस, वो कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस टू दिस एंड दिस इज दिस। तो वो आपको अब डिपेंड करता है, जो भी बोला उसके हिसाब से आप लगाइए, सॉल्व कर लीजिए, ए की जगह वैल्यू डालिए, डी मिल गया, ए मिल गया, डी मिल गया, मैंने क्या कहा था ए और डी ले लीजिए, फिर तो एपी का आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करिए। अब हम आते हैं
जो एक नेक्स्ट हम आपको डिस्कस करेंगे इसी का इंपॉर्टेंट नेगेटिव, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। किसी भी एपी में फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालने के लिए अगर क्वेश्चन आ जाए, देखिए करने के लिए तो बहुत क्वेश्चंस हैं, बहुत, और मेथड भी दिए हुए हैं। मैं एक सीरीज ले लेती हूँ 13, 10, 7, कॉमा कॉमा कॉमा। अब हमें पता है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है तो नेगेटिव टर्म तो 100% होगी। हमसे पूछा जा रहा है इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी। तो देखिए इसके लिए जब आपको फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालनी होगी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म का मतलब क्या हुआ कि आपको इस फर्स्ट नेगेटिव टर्म का मतलब हो गया कि वो कंडीशन आपको कह देते हैं कि वो टर्म जो कि 0 से क्या है, बड़ी होगी, है ना। अरे भाई बड़ी तो प्लस होती है, हमें तो नेगेटिव टर्म निकालनी है, यानी nth टर्म यानी वो वाली टर्म क्या होगी, 0 से छोटी होगी। तो ये हमें पता चल गया नेगेटिव टर्म हमारी 0 से छोटी होगी, तो वो कह देते हैं भाई आप an लेस देन 0 लीजिए, फॉर्मूला लगाइए, लेस देन इनइक्वालिटीज लगाते लगाते चले जाइए, सॉल्व कर लीजिए। लेकिन 70% बच्चा तो इसको गलत कर देता है क्योंकि उनको इनइक्वालिटीज ही सॉल्व करनी नहीं आती है। अब अगर इनइक्वालिटीज आपको परेशान कर रही है तो ये टाइम ऐसा नहीं है कि अब आप इनइक्वालिटीज भी पढ़ेंगे बैठ के, तो भैया इजी मेथड कर लो। अब वो इजी मेथड क्या है, इजी मेथड है कि हमें ये पता है नंबर लाइन पे यहाँ 0 है तो 0 के आगे +1 होता है और 0 के इधर होता है -1, यानी कि पहला नंबर जो नेगेटिव मिलेगा वो 0 के बाद ही मिलने वाला है मुझे। तो अगर मैं ये पता लगा लूं कि इस सीरीज का पहला नंबर मतलब 0 कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर 0 है, तो आप क्या लेके चलेंगे। आई वुड सजेस्ट, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप क्वेश्चन शुरू करें an इज इक्वल्स टू 0 लेके। क्या आपने कह दिया, लेट an इक्वल्स टू 0। इस सीरीज का nth टर्म क्या है, 0 है। nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। यहां से a कितना है 13, n हमें निकालना है, d कितना है यहाँ से 10 माइनस 13 यानी क्या आएगा माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। 13 प्लस -3n प्लस 3 इक्वल्स टू 0, -3n इक्वल्स टू माइनस का 16, राइट। तो n की वैल्यू आ गई 16/3। अब भाई हम काउंटिंग ऐसे तो करते नहीं, मतलब 16/3 यानी 3 से तो 16 डिवाइड हो नहीं रहा, यानी मेरा आंसर क्या आ रहा है, मेरा तो आंसर ये आ रहा है 16/3, यानी इसे अगर मैं मिक्स्ड में भी लिखूंगी तो 5 1/3 आ रहा है। हम ये तो कहते नहीं है कभी भी क्लासरूम में भाई 5 1/3 बच्चा बैठा है, काउंटिंग ऐसे तो होती नहीं है। लेकिन कुछ तो अब ये जरूरी तो नहीं है ना कि हर एक सीक्वेंस का 0 टर्म होगा ही होगा, जरूरी तो नहीं कि 0 टर्म होगा, तो आपको डरना नहीं है। n की वैल्यू आपकी आई है, इसका मतलब 0 ये 5 1/3 यानी 5th नंबर और 6 नंबर के बीच में कहीं लाई कर रहा है। इसका मतलब 0 हमारा 6 से पहले ही पहले है, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म विल बी आफ्टर 5। फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगी, 6th टर्म विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट विल बी इजी फॉर यू ऑल, क्योंकि लेस देन वाले क्वेश्चन में 99% बच्चा 70% बच्चा गलत कर देता है। आगे आपकी विश, आपको जो मेथड अच्छा लगे आप वो अप्लाई करिए। तो ये हमारा हो गया। अब इसी में आपको इतना तो पता चल ही गया है ना कि आपको कैसे सॉल्व करना है, क्या होता है, ए कैसे लेते हैं, डी कैसे निकालते हैं। तो नेक्स्ट है आपका सम। सम का फॉर्मूला सबको याद ही होगा, तो बस सम का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल्स टू n/2, यहां लिख लेते हैं 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है आपका फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला आपका क्या होता है कि अगर मैं इसको ब्रेक करके लिख दूं, 2a को लिख दें हम a प्लस a एंड देन n-1 इंटू डी, तो ध्यान से देखिए ये तो हमारा an हो गया ना, तो Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस an, और कुछ लोग इसको लिख देते हैं an की जगह l, an लिखो या l लिखो यानी लास्ट टर्म। तो यू हैव 2 फॉर्मूलाज, आपके पास 2 फॉर्मूले हैं सम के लिए, एक ये है और एक ये है। देखिए ये फॉर्मूला आपको लगाने में कब फायदा होता है, जब आपको लास्ट टर्म दी होती है, तो
लास्ट टर्म दी हुई है, n दिया है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, तो क्यों हम इतना बड़ा फॉर्मूला लगाएं भाई, छोटा फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चंस कर लेंगे आप आराम से। अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस जो आपको मिल सकते हैं नहीं, मिलने चाहिए 100%। वो है कि आपको जनरल फॉर्म दे दी जाएगी। जनरल फॉर्म कैसे देंगे वो लोग भाई? जनरल फॉर्म में वो क्या करेंगे कि आपको कह दें कि nth टर्म जो है वो उसकी दी हुई है एपी की a इक्वल्स टू 3 + 4n। अब उन्होंने आपसे कह दिया इसकी आपको 7th टर्म निकालनी है। 7th टर्म निकालनी है मतलब आपको ये an का क्या मतलब है, nth टर्म, तो ये टर्म की ही तो जनरल फॉर्म है। 7th टर्म निकालनी है तो ठीक है, n = 7 डाल दो, मिल गई 7th टर्म हमको यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो इजी हो गया। लेकिन अगर वो कहें डी निकालो भाई, डी क्या है इसका, तो डी कैसे निकालें आप? तो देखिए बेस्ट होता है, तरीके कई हैं, बट आपको इजी मेथड बताना है तो आप n की जगह 1 डालिए पहले। अगर मैं n की जगह 1 डाल देती हूं तो ये बन जाएगा 3 + 4 यानी 7। a1 मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या होती है, a ही तो होती है, यानी 7 हमारा a हो गया। अब अगर मैं a की जगह 2 डाल देती हूं, 3 + 4 = 8, 8 + 3 11, राइट। अब सेकेंड टर्म आपको 11 मिल गई। हमने अभी कहा था डी क्या होता है भाई, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म में सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म हमें मिल गई तो डी क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 11 - 7 मिल गया डी आपको। डी मिल गया आपको, ए आपके पास है, हमने क्या कहा था ए और डी होना चाहिए, फिर आप पूरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं, अगर यही चीज हमें सम में दी हो तो क्या करेंगे, Sn = Sn के लिए भी एक ले लेते हैं, 4n - n²। सपोज हमें दिया सम में, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करके तो इसी को ले लेते हैं। अगर यही चीज हमें दी होती सम के लिए 3 + 4n, तो मेरे पास आया S1 आया 7, S2 सॉल्व करके आया 11। ठीक है, S मतलब सम, 1 मतलब एक टर्म, अरे एक ही टर्म का सम क्या होगा, वही टर्म तो होगी फर्स्ट वाली टर्म, तो ये क्या है A। S2 मतलब सम ऑफ टू टर्म्स का सम, 2 टर्म का सम मतलब ये कौन सी 2 टर्म का सम है, पहली टर्म और उसके नेक्स्ट वाली टर्म यानी सेकेंड टर्म को हम क्या लिखते हैं, A + B। तो S2 की जगह हम क्या लिख देंगे, 2 टर्म का सम, यानी पहली टर्म A और सेकेंड टर्म A + D = 11। A कितना है, 7, A की जगह 7 डाल दीजिए, क्या मिल जाएगा आपको मिल जाएगा D। ठीक है, तो आपका आंसर यहां से भी आ जाएगा। तो सम वाला क्वेश्चन ये है, लेकिन ये तो हमने बताया इस तरह से। अब आपने अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर रखा है तो ये बस सोचेगा कि भाई मैम ने ये बता दिया, ऐसा भी कुछ होता है कि नहीं होता है। an = होता है Sn - 1। अगर हमें किसी भी एपी की nth टर्म निकालनी है और हमारे पास सम दिया हुआ है n टर्म्स का और उस n टर्म से पहली वाली टर्म तक की टर्म्स का सम, यानी Sn यानी n टर्म्स का सम और n - 1 टर्म्स का सम, तो उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, nth। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारा अब एपी खत्म। तो अब हम करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके पास केवल 2 ही चीजें हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले की। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है आपका, डिस्टेंस फॉर्मूला है स्क्वायर रूट, सबको याद ही होगा वैसे तो, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या है, जैसे मान लीजिए हमें एक लाइन मैंने बना दी आपकी A और B, 2 पॉइंट थे उनको हमने ज्वाइन कर दिया, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं वो हो गए x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं वो हो गए x2 y2, इनके बीच की डिस्टेंस लगानी है
बस वैल्यूज डालिए, आपको मिल गई है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला किस लिए यूज करते हैं? किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, राइट। अब हम आते हैं ये फॉर्मूला किस तरह के क्वेश्चंस में हम यूज करेंगे। देखिए ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे सबसे पहला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वो लोग दे देते हैं कि आपको कोऑर्डिनेट्स दे दिए, 3 दिए, तो उन्होंने कह दिया कि चेक वेदर गिवन कोऑर्डिनेट्स आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। मतलब जो 3 कोऑर्डिनेट्स उन्होंने दिए हैं वो इक्विलैटरल ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं, वर्टिसेस हैं, यानी उसके टॉप वर्टिसेस हैं, ठीक है। तो आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात हुई तो सीधी सी बात है जो ये साइड्स हैं वो तीनों इक्वल होंगी। तो आप क्या करेंगे, आपके पास 3 पॉइंट हैं, पहले पॉइंट को आपने ट्रायंगल बनाया, नहीं बनाएंगे तो चलेगा, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, तीनों डिस्टेंस निकालेंगे। पहले आप ए बी निकालेंगे, जब आप ए बी लेके चलेंगे तो ये x1 y1 ये x2 y2 या ये x1 y1 ये x2 y2 ये आपके ऊपर है। ए सी भी निकालेंगे, इसी तरह बी सी भी निकालेंगे, तीनों चीजें निकालेंगे, ए बी ए सी बी सी। अगर तीनों लेंथ इक्वल आती है इक्विलैटरल, नहीं आती है तो भाई नहीं है इक्विलैटरल, ठीक है। आइसोसेलेस, दो साइड्स इक्वल, 4 दे दिए हैं आपको कोऑर्डिनेट्स और कह दिया है कि आप चेक करिए कि रेक्टेंगल है कि नहीं है, स्क्वायर है कि नहीं है। तो सेम प्रॉपर्टी लगाइए, चारों डिस्टेंस निकालिए, डायगोनल्स निकाल लीजिए, आप जो रेक्टेंगल की और स्क्वायर की प्रॉपर्टीज होती हैं वो लगा डालिए, ठीक है। तो ये आपके हो गए डिस्टेंस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आप जरूर करके जाइएगा। अब हम आते हैं इसी पे डिस्टेंस फॉर्मूले में नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हम लोग हर साल पेपर में देखते हैं। वो क्वेश्चन क्या है कि आपको वो क्वेश्चन दे देंगे कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी या पी एंड क्यू वॉट एवर जो भी है। यानी क्या कह रहे हैं वो लोग कि एक पॉइंट ऐसा है जो कि इक्विडिस्टेंट है, किससे, जो 2 गिवन पॉइंट्स हैं उनसे। तो यानी हमें ये क्या समझ में आया कि ये पॉइंट इन दोनों से इक्वल डिस्टेंसेस पे है। इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि पी ए डिस्टेंस किसके इक्वल है, पीबी के। भाई सीधे सीधे हम पी ए निकालेंगे, पीबी निकालेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट द आंसर। फाइन। दूसरी चीज, भाई इसमें जो भी फाइंड करना होगा वो फाइंड करेंगे, लेकिन इसी क्वेश्चन को वो कैसे टिपिकल कर देते हैं, वो कह देते हैं अ पॉइंट विच इज लाइंग ऑन एक्स एक्सिस एंड इज इक्वल्स टू द गिवन 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो उन्होंने कह दिया ये पॉइंट कहां लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं हमको। अब ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, भाई एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट लाई करते हैं उनका y 0 होता है। तो हमने इसको ले लिया x, 0, ये आपको दिया होगा, ये आपको दिया होगा, लगाइए फॉर्मूला, इक्वेट कर दीजिए, x निकल आएगा, आ गया आंसर। अगर वो कहते हैं ये पॉइंट लाई कर रहा है y एक्सिस पे और y पे है तो भाई y हमारे पास होगा, x नहीं होगा, तो इसको 0 कर दीजिए, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इक्यू डिस्टेंट वाले क्वेश्चंस में आप डिस्टेंस को इक्वल कर देंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी में करने के लिए अगर आपको वो दे देते हैं प्रूव दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, 3 पॉइंट्स दिए हैं उनको कोलिनियर निकालना है और उन्होंने लिख दिया साथ में कि डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालिए। 3 पॉइंट दिए हैं, तीनों की नेमिंग कर दो, ए है, बी है, सी है, 3 पॉइंट दिए हैं भाई, इन तीनों को हमें बताना है कोलिनियर। अगर कोलिनियर है तो एक ही लाइन पे लाई करेंगे, तो हम सबसे पहला काम क्या कर लें, हम लेंथ फाइंड कर लें, ए बी के बीच की डिस्टेंस, बी सी एंड सी ए, तीनों डिस्टेंस फाइंड कर लें। सपोज करिए मेरा आंसर आया, ए बी मेरा सपोज 7 आ गया, ये सपोज करिए मेरा 3 आ गया, ये सपोज करिए मेरा 10 आ गया, राइट। तो हमेशा जब आप ये निकालेंगे, यूनिट आपको सामने लिखना पड़ेगा, उसके मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो ये 3 लेंथ निकाली हैं, हम बताना चाह रहे हैं कि तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। अगर ये कोलिनियर हैं तो जो बड़ी वाली वैल्यू है वो वैल्यू इन दोनों के सम के इक्वल होनी चाहिए। यानी 10, देख लीजिए ध्यान से, 10 है ये, 7 + 3 क्या होता है 10। इसका मतलब हमको ये पता है कि सी ए किसके इक्वल है, ए बी प्लस बी सी के। अगर ये हमारा सेटिस्फाई हो रहा है तो वो पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर। इसका मतलब सी ए लॉन्गेस्ट लेंथ है, तो सी इधर है, ए इधर है और बी कहीं बीच में है हमारे पास, ठीक है ना, बी कहीं बीच में है। तो हमारे पास ए बी कितना है 7, ये कितना है 3 और पूरा ये हो गया 10। तो आपको अगर ये प्रूव करने के लिए आ जाता है
डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा हो या ना लिखा हो, आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब देखिए एरिया फॉर्मूला अगर आपने याद कर रखा है तो कोलिनियर वाला क्वेश्चन बेस्ट होता है एरिया फॉर्मूले से निकालना। भाई 3 पॉइंट्स हैं, अगर वो कोलिनियर है तो ट्राइंगल तो नहीं बनाएंगे, और अगर ट्राइंगल नहीं बनाएंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, फिर 0 होगा। भाई तीनों पॉइंट अगर लाइन पे है तो उस फॉर्मूले को लिखने का तरीका मैं जरूर आपको बता सकती हूँ, लेकिन क्योंकि वीडियो हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा तो हम उसको, क्योंकि डिलीटेड पार्ट है, एरिया नहीं है हमारे सिलेबस में, तो लेकिन आप उसको यूज कर सकते हैं एग्जाम में। लिखने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला याद करना है इजीली, तो आप क्या करेंगे, 1/2 x ब्रैकेट में लिख दो y माइनस वाई प्लस एक्स y माइनस वाई प्लस एक्स y माइनस वाई। अब हमको पता है ना कि ट्राइंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं, तो 3 पॉइंट होंगे, तो 3 ही x होंगे, 3 ही y होंगे, 1 2 3 ऐसे चलेगा। और जब भी हम इस तरह से चलते हैं ज्योमेट्री में तो हम क्या करते हैं, साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करते हैं। 1 के बाद 2 पे जाएंगे, 2 के बाद 3 पे जाएंगे, 3 के बाद 1 पे आते हैं, राइट। तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3, 1 से किया था आप 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 1, 2 से स्टार्ट किया था आप 3 से करेंगे, 3 1 2, लो बन गया फॉर्मूला। यही फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जो कि डिलीट हुआ है आपके सिलेबस से। लेकिन अगर कोलिनियर वाला क्वेश्चन आता है, उसमें नहीं लिखा है डिस्टेंस फॉर्मूले से सॉल्व करिए, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर उन्होंने दिया 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो हमें पता है एरिया क्या होगा, 0। इसे 0 लिख दीजिए, आप यहाँ वैल्यूज डाल दीजिए, जो भी आपको निकालना है इजीली निकाल लीजिए। अगर उन्होंने कहा 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 3 पॉइंट्स के और कह रहे हैं कि प्रूव करिए कि ये क्या है आपका, ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं, यानी आप x1 y2 और ये सब वैल्यूज डालिए, सॉल्व करिए, 100% 0 आएगा, 0 दिखा देंगे। आप कहेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 है, इसका मतलब ट्राइंगल बन ही नहीं रहा है, और अगर 3 पॉइंट से ट्राइंगल नहीं बन रहा है इसका मतलब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो ये आपका हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला का लास्ट क्वेश्चन। अब हम जल्दी से कर लेते हैं सेकेंड चीज, विच इज सेक्शन फॉर्मूला। ओके, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है, सेक्शन फॉर्मूला आपके यहां इंटरनल डिवीजन है केवल, एक्सटर्नल आप पढ़ेंगे क्लास 11th में। सेक्शन फॉर्मूला क्या है कि आप अगर एक लाइन ले लेते हैं ए बी और उसको कोई पॉइंट पी बीच में डिवाइड करना है किसी एक रेशियो में। अब वो रेशियो आप चाहे m1 m2 ले लीजिए, चाहे वो रेशियो आप m और n ले लीजिए, जैसे आपने लर्न किया आप उसी तरह से करिए। तो वो p के कोऑर्डिनेट्स कैपिटल X कैपिटल Y हम ले लेते हैं, a को हम ले लेते हैं x1 y1 और b के हम ले लेते हैं x2 y2। तो ये कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए, फाइन। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, अगर हमें x निकालना है, ये बीच में जो पॉइंट है, मतलब ये क्या है कि 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक तीसरा पॉइंट एक रेशियो में डिवाइड करता है, और वो रेशियो क्या है m1:m2। ठीक है, अब अगर हमें इसमें कुछ भी चीजें दी हो सकती हैं, कोई भी चीज अननोन होगी, वो आपको फाइंड करनी होगी। फॉर्मूला लेकिन क्या है, तो x का फॉर्मूला होगा, जब हम m1 लेते हैं तो हम उधर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, जब m2 लेंगे तो हम इधर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो m1 x है तो बस x के साथ ही चलेंगे, तो m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली फॉर y, m1 इंटू y2 m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो गया आपका सेक्शन फॉर्मूला। इजीली लर्न कर सकते हैं आप सेक्शन फॉर्मूले को, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब इसी सेक्शन फॉर्मूले में ध्यान से देखिए, आपको क्वेश्चन कई तरीके से वो बना लेते हैं। अब इसी क्वेश्चन में वो ये कह दें कि इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करिए, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स आपको दिए होंगे एग्जैक्टली। P को उन्होंने वही कह दिया कि ये पॉइंट लाई कर रहा है x एक्सिस पे। अगर ये पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो y0 यानी x, 0, जो चीज 0 है गई, वो वाला फॉर्मूला लगाना इजी है हमारे लिए, जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। कोशिश करिए वही लगाइए, तब x लगाने की जरूरत नहीं है, y0 तो y वाला फॉर्मूला लगा दो भाई। फिर उसके बाद जो फाइंड करना है उसके हिसाब से, अगर x की जरूरत है देन यू यूज x फॉर्मूला आल्सो, राइट। तो वो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। बेसिकली आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में बोला क्या है। सेकेंड चीज वो क्या कर सकते हैं, वो कह देंगे फाइंड द रेशियो
in which the point, ये point उन्होंने दे दिया, is divided the given line AB, यानी हमें वो रेशियो फाइंड करना है। तो अब आप M1 M2 नहीं लेंगे, अब रट लो इस चीज को कि हमें जब भी रेशियो पूछा जा रहा है तो हम रेशियो को लेट कर लेंगे कि लेट द रेशियो बी K:1। हमने उसको K:1 ले लिया रेशियो को, ठीक है। क्यों ले रहे हैं हम भाई? अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, रेशियो का मतलब M1/M2 होता है ना। अगर मैं M1/M2/1 कर दूं तो क्या गलत कर रही हूं? नहीं कर रही हूं ना, क्योंकि /1 तो हम कहीं भी लिख सकते हैं। अब मैं इस M1/M2 को कुछ भी मान सकती हूँ ना। मैंने इसको मान लिया कि लो हो गया हमारा। तो हमारे पास दो वेरिएबल हटाने के लिए मैंने इस पूरे को क्या ले लिया? K मान लिया। तो जब भी आपको रेशियो निकालना है आप क्या करेंगे? आप उसको ले लेंगे K:1, और जब आप यहाँ K:1 रखेंगे तो आप K की वैल्यू इजीली फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेक्शन फॉर्मूला। इसी सेक्शन फॉर्मूले में आपको एक जगह और जो मिस्टेक होने की चांसेस रहती हैं वो है कि आपको अगर याद हो कि एनसीईआरटी में भी आपने क्वेश्चन किया था, फिगर में ड्रॉ करती हूँ, आप एनसीईआरटी का वो क्वेश्चन रिकॉल कर लेंगे अगर ऐसा होगा तो, ठीक है। ए, आपको ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, बी के भी कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, एंड बीच में एक पॉइंट दिया हुआ है पी, उसके भी कोऑर्डिनेट्स एक आध दिया है, एक मिसिंग है, सपोज कुछ दिया हुआ है कुछ नहीं दिया है। आपको जो रेशियो दिया है वो ऐसे दिया है कि ए बी, एक मिनट, AP अब AP इज टू AB इज इक्वल्स टू 3:7, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। आपको AP इज टू AB इज इक्वल टू 3:7 दिया। अब बच्चा सोचता है ना समझता है, क्या करता है? अरे रेशियो दे रखा है भाई, M1 की वैल्यू हो गई 3, M2 की वैल्यू हो गई 7, चलो सॉल्व कर लेते हैं। पूरा क्वेश्चन गलत, क्योंकि आपने ये ध्यान नहीं दिया, ये AB लिखा है, AB तो पूरी लेंथ है, और ये रेशियो तो हम इन पार्ट्स का लेते हैं ना, इसका और इसका। तो अगर हमारे पास AP कितना पार्ट दिया है? 3, तो ये AB तो बचा ना हमारा, AB टोटल 7 था, हमें लेने हैं पार्ट्स, ये 3 है, तो ये कितना बचा? 7 में से 3 इधर आ गया। हाउ मच इज दिस? 4। इसका मतलब हमें रेशियो 3:7 नहीं लेना है, हमें रेशियो लेना है 3:4, ठीक है। तो M1 3, M2 is 4। ये क्वेश्चन गलत हो जाता है क्योंकि ध्यान नहीं देते हम लोग, हम सोचते हैं रेशियो दिया है तो रेशियो यूज कर लेना है। तो ये हो गया आपका सेक्शन फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट चीजें मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ, रिवीजन करिए, फिर मिलते हैं थर्ड वीडियो के साथ में, और इतना रिवाइज करिए। ऑल द बेस्ट, एंड लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।